ओवरव्यू देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। एप्लीकेबिलिटी पहला वाला। अब एप्लीकेबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 टुकड़ों में बटेंगे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अदर देन कंपनीज, ठीक है, अदर देन कंपनीज सबको लगता है, यानी आईसीआई बनाता है। कंपनीज के केस में एमसीए जो बोलता है, एनएफआरए, ठीक है। और बड़ी कंपनीज के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। एप्लीकेबिलिटी 3 टुकड़ों में बटी। इनकम टैक्स आपके ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता है। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड्स का सीक्वेंस ही अलग है। ये देखो, इनको बोलते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये आपको इंटर में है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, फाइनल में रहेंगे ये आपको, ठीक है। और ये आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे, इसका अपने कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, आईसीडीएस के स्टैंडर्ड से। थोड़े से रूल्स अलग है तो कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं उससे वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अलग है थोड़े से, ठीक है। वहाँ इनकम बेस्ड है, उनको टैक्सेबिलिटी से मतलब है, तो आईसीडीएस उस बेसिस पे बनाए गए हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आओ, 3.7। अब ऐसा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया था कितने, ध्यान में 27 है, ठीक है। अब 27 स्टैंडर्ड्स आप सबको नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा है कि छोटे से किराने की दुकान से लेके एक बड़ी कंपनी तक, यानी 250 करोड़ से नीचे की कंपनी, 240 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वहां तक की कंपनीज को हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है। तो 27 स्टैंडर्ड्स आप वो 240 करोड़ रुपए की कंपनी को लगा रहे हो, समझ में आता है, किराने वाले को जाके लगाओगे अभी थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा। तो इन्होंने स्टैंडर्ड्स को 3 टुकड़ों में बांटा, ठीक है। लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी और फिर लेवल 3 एंटिटी। लेवल 1 एंटिटी प्रायोरिटी में आती है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, और ये उल्टा चलेगा, बड़े लोग, छोटे लोग, उनसे छोटे लोग, वैसा। तो लेवल 1 बताता है कि बड़े लोग कौन है, हर वो कंपनी जिसका इक्विटी या डेट, ठीक है, डेट यानी डिबेंचर्स, इक्विटी यानी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, आर लिस्टेड, यानी कि जो एनएससी बीएससी होता है ना उसके अंदर में लिस्टेड है वो, और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, यानी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है, प्रोसेस में है, लिस्ट हो जाएंगे। इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बाहर का स्टॉक एक्सचेंज हो, डजेंट मैटर। पॉइंट समझ में है? सारी बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस बिजनेस, यानी हर वो बंदा जो फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड है वो सब लेवल 1 एंटिटीज है। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, सब इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। हर वो कंपनी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, whose turnover exceeds rupees 50 crore in immediately previous accounting year, पिछले साल जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है। नहीं, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा था, एक्सीड्स 50 करोड़, यानी 50 करोड़ वाला लेवल 1 एंटिटी नहीं है, 50 करोड़ के ऊपर वाला लेवल 1 एंटिटी है। इसके अलावा हर वो कंपनी जिसके बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स exceeds 10 crore at any time during the immediately preceding accounting year, पिछले साल जिसकी बोरोइंग्स 10 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर थी, या 10 करोड़ के ऊपर थी, 10 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो exceeding 50 करोड़ एंड exceeding 10 करोड़, ऐसी दो लिमिट्स है, ठीक है, बड़े। फिर डिफाइन होता है लेवल 2 एंटिटी। लेवल 2 एंटिटी मतलब हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, या 50 करोड़ के नीचे, क्योंकि 50 करोड़ के ऊपर तो लेवल 1 एंटिटी हो गया। और हर वो कंपनी जिसकी बोरोइंग्स एक्सीड होती है 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, यानी यहां दोनों के लिए लिमिट 1 करोड़ ही है, ठीक है। लेवल 1 के लिए 50 और 10 है, यहां पे दोनों के लिए एक एक ही है। इसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी ऑफ एनी वन ऑफ द अबव, वो सभी में है। ये कंपनी हुई तो इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडियरी सब लेवल 1 एंटिटीज हो जाएगी, ठीक है। लेवल 3 जो बच गए, यानी 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर वाली, 1 करोड़ के नीचे लोन्स वाली, वो सारी की सारी हो गई लेवल 3 एंटिटीज। क्लियर है यहाँ तक? बड़े वो कंपनी जो लेवल 1 में आती है पर एसएमई एप्लीकेशन देके बैठी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, वो लेवल 2 में आती है, वो ध्यान में रखो। एसएमईज लेवल 2 लेवल 3 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो
एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वो सब ठीक है, वो उन्होंने बताया। एसएमई डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, एसएमईज को कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं वो सब। अगर कोई एंटिटी कवर्ड है लेवल 2 या लेवल 3 में एंड हैज़ क्वालिफाइड एनी ऑफ द एग्जाम्पशंस, तो फिर वो उन एग्जाम्पशंस के साथ में आगे बढ़ेगी, वैसा है। अगर कोई एंटिटी लेवल 1 है उसके बाद वाला फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स और बाद में वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, मतलब वो कवर नहीं कर रही है, यानी पहले लेवल 1 क्वालिफाई कर दिया उसके बाद में लेवल 1 क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो आने वाले 2 साल तक के आपको लेवल 1 रहना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो। तो वंस लेवल 1 एटलीस्ट फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स यू विल बी लेवल 1, भले ही आपको क्वालिफाई करो चाहे नहीं करो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये सब कोई आपको एज सच पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चंस देखो। ओमेगा कंपनी हैज अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़, बोरोइंग्स 0.95 करोड़। It wants to avail the exemption in application of accounting standard for non-corporate entities for the year ending 31st March 16. Advise Omega Company with respect to exemptions of AS as per the directives issued by ICAI. तो उनको क्या क्या exemptions available है वो आपको वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो आपको मैं exemptions बताता हूँ, AC के अंदर देख लो। पहले तो उन्होंने बताया देखो टर्नओवर के बेसिस पे कौन सी एंटिटी हुई, 1 2 या 3, सेकेंड वाली हुई। और डिपॉजिट के हिसाब से थर्ड वाली 0.95 करोड़ है, वो 95 करोड़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला 10 करोड़ के ऊपर है। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उस एंटिटी में आता है। और मैंने क्या कहा, ये सीक्वेंस में पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3, यहाँ लेवल 2 हो गया, ठीक है। तो लेवल 2 एंटिटी हो गई, वही उन्होंने वहां पे आपको बता के रखा है। हम्म, 1 करोड़ है ना दोनों के दोनों। हम्म, तो वही चीज उन्होंने बताया, एग्जाम्पशंस फॉर द प्रोविजंस ऑफ एएस, आप लेवल 2 एंटिटी क्लासिफाई होते हो तो लेवल 2 के अंदर में जो जो एग्जाम्पशंस है वो आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। यानी कुछ स्टैंडर्ड्स एक्चुअली आपको एप्लीकेबल नहीं है, रुको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लिस्ट होगी। ये पूरी की पूरा ही चल रहा है। ये देखो आगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कंपनीज, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इन देयर एंटायरिटी, चाहे लेवल 1 चाहे लेवल 2 चाहे लेवल 3, एंटायरिटी में इतने स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करना ही है, ठीक है। फिर देखो एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्सेशंस टू एसएमईज, 3 मत फॉलो करो, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग मत फॉलो करो। कुछ एग्जेम्पशंस ऐसे हैं कि मतलब लगते नहीं, अगर आपकी सब्सिडियरी वगैरह नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, 21 23 27, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस मत करना है इस चैप्टर के ऊपर। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसमें अंदर लिखे हुए कंटेंट पे कहीं कहीं एग्जाम्शन है, जैसे AS 15। अब AS 15 आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आता है, एक तो थोड़ा बहुत पेड वेजेस का आता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का आता है कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशंस होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो सब आपको एप्लीकेबल नहीं है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम्पशंस है। बाकी का वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। लीजेस में फाइनेंस लीज करके कॉन्सेप्ट है, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लीजेस भी मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें थोड़ी है, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स आपको ग्रुप 2 में है ना, लीजेस 19 नंबर का है क्या स्टैंडर्ड, स्टार्टिंग में इंडेक्स में देखो ना, इंडेक्स में है, आपको पढ़ना है क्या, नहीं है ना। ग्रुप 1 में नहीं आता, वो ग्रुप 2 में आएगा। अर्निंग पर शेयर के अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो भी ग्रुप 2 में आएगा। यानी वो एसएमईज को नहीं लगता है, ऐसा बोलने का मतलब है। इम्पेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड के अंदर में कॉन्सेप्ट होता है इम्पेयरमेंट का, वैल्यू इन यूज, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही AS 29 भी इन लोगों को नहीं लगता, ठीक है। फिर अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज इन देयर एंटायरिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये अपने लिए मेन है। इससे पहले अपन ने कॉर्पोरेट एंटिटीज का देखा, ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। आप कॉर्पोरेट एंटिटीज पे इतना दिमाग नहीं लगा सकते, यानी दे आर कंपनीज। यहाँ पे अदर देन कंपनीज, अदर देन कंपनीज को कौन कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो पूरा दिया है। फिर एग्जाम्पशंस जो दिए गए हैं एसएमईज को, वो देखो सेम ही दिखेंगे। 3, 17, 3, 17, 18 एक नया है आपके लिए, 24 एक नया है आपके लिए, इसमें एडिशंस। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं देना है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में नहीं देना है। 21, 23, 17 सेम है। कुछ एग्जाम्पशंस AS 15 के अंदर में सेम, लीजेस के अंदर में भी सेम रहेगा आपको, डायल्यू EPS के अंदर सेम, इम्पेयरमेंट का सेम, 29 का सेम। ठीक है, समझ में है? नहीं, अरे ये चैप्टर के ऊपर दिमाग मत लगाओ बहुत ज़्यादा, ये एप्लीकेबिलिटी का है। ये स्टैंडर्ड ये बताता है यस किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं है। ये प्रैक्टिकली काम आएगा, आपके लेवल पे क्यों काम का नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड इसमें से आपको वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है। तो थियोरेटिकली पूछेगा भी नहीं, आज तक तो नहीं पूछा है, वैसी वाली कहानी है। ठीक है, बड़े चलो, यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल। SMC क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी क्या होता है, जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, ना ही प्रोसेस में है लिस्टिंग के। ठीक है, यो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। यानी आपने लेवल 1 में जो कुछ पढ़ा वो बोल रहा है, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, जिसका बोरोइंग 10 करोड़ से कम है। जो भी आपने लेवल 1 में पढ़ा एग्जैक्टली उसका उल्टा लिख दिया, जिसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी कोई भी उसमें ऊपर में नहीं आती है। ठीक है, या उनमें से किसी की भी वो होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है। चलो, समझ गए? बढ़ू, अब आता है आपका मेन चैप्टर। सबसे पहला स्टैंडर्ड AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये डील करता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करो। कहाँ डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोज करने की एक ही जगह होती है, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स बनाने हैं ना, कौन से 4? हाँ, बैलेंस शीट थी, P&L था, नोट्स टू अकाउंट्स था। तो नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड ये वाला स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, और वो बोलता है कि आपकी जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, सब कुछ डिस्क्लोज करो, सारी। मतलब हर जर्नल एंट्री जो मैं पास कर रहा हूँ उसके लिए मैंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है मेरे को ये बताना है। यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ, फिक्स एसेट को कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ, तो बताओ ये प्रॉपर डिस्क्लोज करो कि भाई हमारा कॉस्ट मॉडल का पॉलिसी है। ठीक है, समझ में? इन्वेंट्री को फीफो पे मेजर कर रहा हूँ, इन्वेंट्री को हम फीफो पे मेजर करते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। अरे हम लोग अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, अक्रूवल ये हमारा पॉलिसी है। ठीक है, ये सब पॉलिसीज होती है। साल भर में 2000 एंट्रीज अगर पास करते हो, वो 1000 अकाउंट से डील करती है, तो 1000 अकाउंट्स मतलब 1000 पॉलिसीज हो गई। तो पॉलिसीज का ही कितना बड़ा स्टेटमेंट हो गया। अरे शेयर होल्डर पढ़ते थोड़ी बैठेगा। देखो, डेटा देना सही होता है, ओवर में डेटा देना भी तो गलत होता है कि नहीं? तो ओवर में डेटा का करोगे क्या? अभी जैसे मैंने आपको पीछे का बताया कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना। क्या होता है कि CA इंटर में मुझे पता है कि मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना है, मैं आपको उतना पढ़ाऊँ, सही है। उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे तो मतलब है क्या? मतलब नहीं है ना, ओवर में डेटा हो जाएगा। यानी आप भी बोल दोगे कि एक पॉइंट के ऊपर में, यानी नहीं यार अब ये अपने बस का नहीं है, या तो अपन ये बोल के छोड़ देंगे, या फिर अपन अपना कंटेंट कम कर देंगे कि जाने दो, अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते ही नहीं। ये होता है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? यही रीजन से। अरे आप सब कुछ मत पढ़ो, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। आप ओवर में डेटा अपने शेयर होल्डर को क्यों देना चाहते हो, वही चीज़ यहाँ पे AS1 के अंदर में, समझे ना? तो ओवर में डेटा मत दो, सिर्फ काम का डेटा दो। अब ये कैसे डिसाइड हो कि क्या कौन सा डेटा काम का है, तो उसको उन्होंने बताया आपको टोटल 6 पॉइंट्स में। ये पहले 3 पॉइंट, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, बोले ये सबको पता है, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था पहले कि इसका डिस्क्लोजर तो मत ही देना, ये सबको पता है। ये नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करना। ठीक है, नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करना, फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोज मत करना। गोइंग कंसर्न, बिजनेस चल रहा है, चलता रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस बंद करना है तो बता दो शेयर होल्डर्स को अभी, भाई गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है, यानी कि हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करने वाले। समझ गए? नहीं तो कोई भी शेयर होल्डर यही सोचेगा कि नहीं ये लोग तो अभी बिजनेस चलाएंगे आगे। पॉइंट समझे? अब यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। ग्रुप 2 में आप ऑडिट पढ़ोगे तो मुझे लगता नहीं कि ग्रुप 1 में उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा।
ऑडिटर की अपनी खुद की कुछ जिम्मेदारियां होती है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आप यू आर सपोज टू बी एन ऑडिटर, आपकी अपनी खुद की कोई जिम्मेदारियां हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि शेयर होल्डर आपको अपॉइंट करता है। पॉइंट क्लियर है? तो शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन देते समय ऐसा भी तो हो सकता है मैनेजमेंट बोले नहीं हम तो बिजनेस चला रहे हैं, उनको पता है ना अगर गोइंग कंसर्न हैम्पर का न्यूज दे दिया तो शेयर में मार्केट का रेट गिर जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन देना कि भैया बिजनेस बंद होने वाला है। वो बोल दे कि नहीं कंटिन्यू होने वाला है, आपको डाउट हो रहा है कि नहीं नहीं हो सकता कंटिन्यू। पॉइंट समझे? अब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा गोइंग कंसर्न हैम्पर का। गोइंग कंसर्न हैम्पर्ड है या नहीं, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है बताने की। पर जहां पे शेयर होल्डर को डाउट हो जाए कि भैया गोइंग कंसर्न हैम्पर हुआ है, वहां पे शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन देगा, सॉरी ऑडिटर। ऑडिटर अब ऑडिटर डाउट कैसे करेगा? तो कुछ हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव नेटवर्थ हो सकता है, ऑपरेटिंग लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान में ना, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर में ये सब बातें डिस्कस हुई थी। तो वही सब चीजें जहां आपको डाउट हुआ वहां पे आप डिस्क्लोज कर दो। क्लियर? ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पढ़ लिया हमने। कंसिस्टेंसी, पहले जो लास्ट ईयर जो पॉलिसी थी अभी भी वही पॉलिसी है, वैसी पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी, हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे। अगर आप चेंज करोगे तो डिस्क्लोजर देना, नहीं तो मत देना। चेंज कब हो सकता है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वो AS5 है, वो भी ग्रुप 2 में है आपको। बड़े अक्रूवल मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग करना है, ठीक है, तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। बढ़े आगे, चलो ये 3 के ऊपर क्वेश्चंस है मोस्टली, ठीक है, शायद पूरे एंड में एक साथ आएंगे। अब ठीक है, इसने तो बता दिया कि क्या डिस्क्लोज नहीं करना है, सवाल अभी भी वही है डिस्क्लोज करना क्या है, ये कैसे डिसाइड करूं। तो इसको 3 टुकड़ों में बांटा, पहला प्रूडेंस, दूसरा मटेरियलिटी और तीसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सबसे पहले समझ लो मटेरियलिटी, हर वो चीज जो मटेरियल है वो डिस्क्लोज करना है। ठीक है, मटेरियल है मतलब जो काम की है इंफॉर्मेशन, उसको डिस्क्लोज करना। अब ये कैसे डिसाइड करूं कि इंफॉर्मेशन काम की है या नहीं है, तो इसके उन्होंने बहुत सारे केसेस दिए। एक उन्होंने बोला कि देखो टर्नओवर बेसिस पे, यानी परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेसिस पे, कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ है, ठीक है, अब खर्चे भी रफली उसे के आसपास रहते होंगे, जैसे कि 20% का प्रॉफिट है तो 8 करोड़ के तो खर्चे ही है। अब 8 करोड़ के कंपैरिजन में मुझे बताओ 8,000 रुपए का खर्चा मटेरियल है या इमटेरियल है, क्या लगता है आपको? इमटेरियल है। 8,000 8 करोड़ के कंपैरिजन में है कितना, परसेंटेज में बोलूँ तो कितना है वो? 8,000 डिवाइडेड बाय 8 करोड़ भी बहुत कमाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो बोलता है आप एक परसेंटेज बताओ, आप एक डिफाइन करो कि भाई इतना परसेंट तक का खर्चा हमारे लिए मटेरियल होता है। अब वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, ये मटेरियल फिक्स है, परसेंटेज फिक्स नहीं है। जनरली हम 10% पकड़ते हैं हम लोग एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा आपको। प्रैक्टिकली हर बिजनेस का ही परसेंटेज अलग होता है। एक 8 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के या तो हो सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे रहते होंगे, या बड़े बड़े थोड़े से खर्चे रहते होंगे। तो मटेरियलिटी का डेफिनेशन बदल गया। पॉइंट समझ गए? तो हम जनरली एज अ स्टूडेंट 10% पकड़ते हैं। हम बोलते हैं भाई 10% तक का खर्चा मटेरियल है। 8 करोड़ यानी 80 लाख, 80 लाख के नीचे का कोई भी खर्चा हम बोलेंगे मटेरियल है, उसके ऊपर का खर्चा मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मेरे यहाँ पे बात करूँ तो मेरे यहाँ पे नोट्स वगैरह का प्रिंटिंग का खर्चा बहुत लंबा होता है, तो मेरे लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक हेड बनता है। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा नोट्स का खर्चा है, मटेरियल है भाई हम लोगों के लिए। जो भी हम लोग फीस लेते हैं वो फीस का ऑलमोस्ट 10 to 15% नोट्स के पीछे खर्चा होता है। बढ़ूँ आगे, एक किराने वाले की दुकान में भी होता होगा क्या? नहीं, उसका तो बस वो एक वो कागज रहता है जिसके ऊपर वो पूरे दिन का हिसाब लगता है, ऐसे 365 दिन के 365 कागज। अरे वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, इलॉजिकल है। पॉइंट समझे? देखो आप कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट पढ़ रहे हो, कॉर्पोरेट्स के अंदर में पूरे के पूरे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में चल जाते हैं, एक हेड हमने फॉर्मेट देखा था। नॉन कॉर्पोरेट में ऐसा थोड़ी होता है। जब आप पीएनएल बनाते हो तो आपने तो हेड्स देखे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो जब नहीं दिखता है तो कहाँ डालूं? ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ। पॉइंट समझ गए? मतलब किसी और हेड में मर्ज कर दो आप, मिसलेनियस 10 तरह के खर्चे मर्ज करके एक हेड के अंदर डाल देंगे। पर अगर वो मटेरियल है तो फिर उसका अपना एक अलग हेड बनेगा। पॉइंट क्लियर है? बढ़े आगे, जैसे पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक अपने आप में अलग हेड होता है, बट सपोज करो कि मैं ऑफिस से ऑपरेट ही नहीं करता तो मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं रहता, अब फिर क्या बनाऊंगा मैं पावर एंड फ्यूल? समझे? वैसे अगला कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, एंटिसिपेटेड लॉस, एक पेज पीछे है, ठीक है, मटेरियलिटी लास्ट पॉइंट था। एंटिसिपेटेड अगर लॉस है तो बुक कर दो, एंटिसिपेटेड गेन है तो बुक मत करो, ठीक है ना। एक ऑडिटर हमेशा पेसिमिस्ट बन के चलता है, हमें ऑप्टिमिस्ट बनना अलाउड नहीं है। हम सपने नहीं दिखा सकते, पर हम सामने वाले को यह सावधान कर सकते हैं कि देखो ऐसा नुकसान हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? थोड़ा सा पेसिमिस्ट भी होता है प्रूडेंस को लेके, बट पेसिमिस्ट के अंदर में भी डराना अलग होता है।
और एक होता है सावधान करना। ये दो अलग अलग बातें हैं। पॉइंट देखो, अभी समझो, आप लोग अभी एकेडमी आते तो कैसे आते? गाड़ी से आते, टू व्हीलर से आते, या फिर बस से आते, ऑटो से आते, किसी भी चीज़ से आते, रोड से आते, ठीक है। कभी आपकी स्पीड ज़्यादा रहती, कभी कम रहती, ठीक है। कभी हेलमेट पहने हो, कभी नहीं पहने हो, कभी मस्ती के मूड में हो, कभी नहीं हो। एक आध जन किसी ने ठोक दिया आपको, आप, मैं बोल नहीं रहा, ऐसी असम्पशन है ना, ठीक है। हो सकता है आपकी गलती हो सकता है आपकी गलती नहीं हो, पर ठोक दिया उसने लाके, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। मैं सावधान कर रहा हूँ कि डरा रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं डरा रहा हूँ। अरे हो सकता है ऐसा कुछ, हुआ थोड़ी ऐसा कुछ, डरा रहा हूँ। देख भाई, ऐसा कुछ हो सकता है, बराबर है। तो ये प्रूडेंस नहीं है। प्रूडेंस क्या होता है कि अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में एक लेबर काम करते करते सडनली बेहोश हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, कोमा में चला गया। अब मेरे दिल में, मतलब ऐसे तो डर है ही, पर अब मेरे को सामने वाला सावधान कर रहा है, देख भाई, अगर ये वापस नहीं उठा तो तुम्हारे ऊपर जो खर्चा आएगा ना, वो बहुत लंबा आएगा। एक होता है डराना, भाई तेरे फैक्ट्री में अगर कोई लेबर गिर गया तो, कोमा में चला गया तो, देख कितना खर्चा लग सकता है, ये डराना है। अब तो गिर गया भाई, अगर नहीं उठा ना तो बहुत लंबे खर्चे हैं। पॉइंट समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सावधान करना। सावधान करना प्रूडेंस है। मैं शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है, मैं उसको सावधान करता हूँ कि देखो भाई, ऐसे खर्चे एक्सपेक्टेड है। अब सावधान क्या क्या चीज़ के लिए करोगे? पहले कुछ हो तो सही जिसके लिए सावधान करोगे। जैसे कि ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया तो सावधान करोगे। पॉइंट समझ में है? अब सपोज करो कि कोई फैक्ट्री में आग लग गई तो नुकसान हो सकता है, सावधान करोगे। कोई डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, आप सावधान करोगे। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसी चीजें, मतलब पहले कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी, जिसका कंफर्मेशन नहीं है अपने पास, यानी जिसके कारण होने वाले नुकसान का कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोर्ट केस, किसी ने अपने ऊपर कोर्ट केस कर दिया, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए सामने वाला आपको सावधान करता है, बराबर है। उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंट इवेंट होना जरूरी है प्रूडेंस के लिए। प्रूडेंस आगे जाके आप दो स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो, AS4 और AS29। AS4 है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और AS29 है प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट्स, ठीक है। अब मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा, मैं जीत सकता हूं, कॉन्टिजेंसी तो हो गई, लॉटरी की टिकट तो खरीद लिया, जीत सकता हूं, ठीक है ना। एंटिसिपेटेड गेन्स, ये मत बताओ। पॉइंट क्लियर है? हम एज एन ऑडिटर हमेशा प्रूडेंट बन के चलते हैं, यानी पेसिमिस्ट बन के चलते हैं। क्लियर? बड़े चलो, ये देखो क्वेश्चन। Suppose a trader purchased 500 units of an article at 10 per unit. He sold 400 articles at 15 per unit. NRV of unsold articles is 15. The trader should value the stock at 10 and thus ignoring a profit of 500. तो ये तो बस उन्होंने एक आपको आइडिया दे दिया कि मैंने 10 रुपए में खरीदा, 15 में बेचा, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 10 रुपए पे ही करता हूँ, 15 रुपए पे नहीं करता हूँ, भले मुझे पता है वो 15 में बिक जाएगा। क्यों? एंटिसिपेटेड गेन नहीं बताना है। पर वहीं पे अगर मार्केट में आज ये प्रोडक्ट का भाव 9 रुपए हो गया तो क्या करोगे? फिर लॉस बता देंगे। अब आप सावधान कर रहे हो क्योंकि यूनिट्स तो पड़े हैं ना अपने पास। यूनिट नहीं पड़े होते तो डराते नहीं, यूनिट्स पड़े हैं इसीलिए सावधान कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 2, हिडन रिजर्व बाय अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट ओवर स्टेटिंग, ठीक है, वो एग्जाम्पल है सिर्फ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे आ जाओ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी कभी कभी कुछ चीजें लीगली मत देखो, एक्चुअली क्या दिख रहा है वो देखो, ठीक है। लीगल टर्म्स मैटर नहीं करते, एक्चुअल टर्म्स मैटर करते हैं। आप लोगों ने ऑल द बेस्ट मूवी नहीं देखा था ना? देखा ऑल द बेस्ट मूवी? नहीं देखा आपने? वो फरदीन खान वाले ही बोल रहे ना, फरदीन खान, संजय दत्त, हाँ हाँ। एक मूवी है उसके अंदर में एक कैरेक्टर है रघुनंदन दास, गोवर्धन दास वटे, बहुत कॉमेडी मूवी है, देखना, ठीक है। वो बंदे ने क्या किया था, उसने एक घर किराए पे लिया, ठीक है। किससे लिया? फरदीन खान ने, उसमें फरदीन खान से लिया। वो घर एक्चुअली फरदीन खान के बड़े भाई का है, संजय दत्त का। अब ये घर किराए पे ले लिया, अब फरदीन खान को पैसे की जरूरत थी, उसने दे दिया किराए के ऊपर, ठीक है। किराए पे दिया था या बेचा था, दोनों में से कुछ तो एक था, बेच दिया था। अब इसने खरीद लिया, अब ये सामान वामान लेके आ गया, और उसी दिन क्या हुआ, संजय दत्त इसका बड़ा भाई वहां पे आ गया रहने के लिए। अब उसको तो बताना नहीं था कि भैया मैंने घर बेच दिया है, पैसे की जरूरत थी इसलिए बेच दिया उसने, पर बताना नहीं था। तो अब ये लोग घर ही खाली नहीं करते। अब ये बंदा लीगली घर खरीद चुका है, लीगली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका साइन है, पर वो घर के अंदर घुसना चाहता है, उसको कोई घुसने नहीं दे रहा। लीगल टर्म्स में घर आपका है,
एक्चुअली घर आपका नहीं हो रहा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है ये घर आप अपने बुक्स में एसेट नहीं दिखा सकते। पॉइंट क्लियर है? उल्टी कहानी, आपने घर खरीदा, घर में आप रहने भी चले गए, बस अभी लीगल फॉर्मेलिटीज बची है, सेल डीड आपके नाम पे रजिस्टर होनी बची है, घर को दिखाऊं अपने नाम पे कि नहीं दिखाऊं, बुक्स में दिखाएं कि नहीं दिखाएं? क्यों? लीगली नहीं हुआ है, पर आप तो वहां रहने चले गए, रहने चले गए कि नहीं रहने गए? रहने चले गए। ठीक है ना? अब ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म ना, एक्चुअली तो घर आपका हो गया ना, फॉर्मेलिटी अब तो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो हम कभी भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करते हैं। ठीक है, बड़े चलो इन सब से रिलेटेड जितनी भी आपको क्वेश्चंस है वो देखते हैं। हाँ, क्यों? कहाँ से आया मतलब? पैसा देके बिल्डिंग खरीदी ना बाबा, कोई एसेट आया है तो कोई एसेट गया भी तो है। तुम्हारे नाम पे नहीं हुआ ना, आईसीडीएस के अंदर देखो गवर्नमेंट कहाँ पे देखेगी, इनकम टैक्स के बेसिस पे देखेगी, वो कहानी अलग है। अच्छा मेरे को बताओ, आपके पास पैसा आ गया इस साल, ठीक है, 31 मार्च के पहले, अब इस साल इनकम बहुत थी, ठीक है, घर बेचा था, मुझे बेचा था, इस साल आपके बुक्स में इनकम बहुत थी, तो आपके बुक्स में इनकम बहुत थी, तो आपने बोला कि सर बोले घर का अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अपन अगले साल करते हैं, इस साल नहीं करते। बोले क्यों? बोले मेरे को टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अगले साल मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है, मैंने तो घर खरीदा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। मैं बोला ठीक है अगले साल कर देंगे, पैसा आपको पूरा दे दिया है मैंने, घर पे रहना चला गया हूँ मैं। आपकी बुक्स में ये जो पैसा है वो इनकम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? सरकार ने तो पूछना चाहिए आपको, यहाँ पे आपका सवाल जायज़ है, मुझे सवाल पूछना जायज़ नहीं है। भाई तुम्हारे पास घर कहाँ से आया? मैंने पैसा दिया, एक एसेट गया दूसरा एसेट आया, मुझे सवाल नहीं पूछा जा सकता, आपको सवाल पूछा जा सकता है, भैया इतना पैसा कहाँ से आया? ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो आपके लिए भी तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, इनकम दिखाओ, एंटिसिपेटेड गेन थोड़ी एक्चुअल गेन है, पैसा आ गया आपके पास। पॉइंट क्लियर है? वैसे देखो क्वेश्चन देखो, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March अमाउंट्स टू ₹1,63,000, कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। बोलो हमने जो 6 पॉलिसीज पढ़ी उसमें से कौन सी पॉलिसी में यहाँ पे गड़बड़ हुई है? आपने मेथड चेंज कर दिया, पहले हम फीफो से इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे, अब हम वेटेड एवरेज से कर रहे हैं। 6 पॉलिसीज थी ना आपकी, अपन ने 6 पॉलिसीज पढ़ी टोटल, है ना, 3 और 3 करके, कौन सी वाली पॉलिसी में यहाँ पे गड़बड़ होगी, या कौन से वाले पॉइंट को लेके ये बात कर रहा है? बोलो, गोइंग कंसर्न इशू हुआ क्या? नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं हुआ। मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हो क्या आप? नहीं, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर होगी। ठीक है ना, और कुछ नहीं हुआ। मटे मटे अक्रूवल है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी हम डिस्क्लोज करते ही हैं क्लोजिंग स्टॉक, प्रूडेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब किसमें क्या है, इसमें लीगैलिटी कुछ है ही नहीं, गोइंग कंसर्न वैसे भी है। तो आपकी कहानी सिर्फ कंसिस्टेंसी पे आके अटक गई, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, दो डिस्क्लोजर, पॉलिसी बदल गई। कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फीफो टू वेटेड एवरेज मेथड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज इट अमाउंट्स टू 1,47,000, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 1,95,000। तो ठीक है, 147 पे अब आप वैल्यू कर रहे हो, तो डिस्क्लोजर क्या होगा? एक, मैंने मेरी पॉलिसी बदली, मैंने मेरी पॉलिसी को फीफो से वेटेड एवरेज कर दिया, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एग्जाम में, आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूँ मैं। भाई हम कंसिस्टेंसी हम पर हुई है तो हमें डिस्क्लोजर देना है, क्या डिस्क्लोजर देना है? एक, हमने पॉलिसी बदली फीफो से वेटेड एवरेज। दो, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट, प्रॉफिट पे क्या असर हुआ, बताओ प्रॉफिट पे क्या असर हुआ इसके कारण, देखो जरा, बताओ प्रॉफिट पे क्या असर हुआ, बढ़ गया कि गिर गया?
गिर गया 16,000 से 163 से 147। आप 195 नहीं दे सकते, वो तो रियलाइजेबल वैल्यू है एनआरवी, इन्फ्लेट थोड़ी करना है। आप 163 से 147 पे चले गए, समझ गए। अगला देखो, एबीसी इज मेकिंग प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इशू ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। नॉन मूविंग इन्वेंट्री यानी वो इन्वेंट्री जो बिक नहीं रही है या बहुत स्लोली बिकती है, ठीक है, खरीद के रख लिया हमने, इन्वेंट्री में पड़ी है पर कंज्यूम नहीं हो पा रही। कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ऑन 31 मार्च बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। इस साल हमने बोला कि इस बार हम टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर तक क्या करते थे, पिछले 12 महीने में कौन सी इन्वेंट्री इशू हुई वो मूविंग है, जो नहीं इशू हुई वो नॉन मूविंग है, उसके बेसिस पे प्रोविजन बना लेते थे, प्रूडेंस, कि इन्वेंट्री शायद नहीं बिकेगी, नुकसान होगा इसमें, ठीक है। पर इस बार हमने क्या किया, इस बार बोला कि नहीं अब टेक्निकल वैल्यूएशन करेंगे, समझ गए। बोलो 6 में से कौन से पॉइंट के ऊपर में इंपैक्ट आया। कंसिस्टेंसी, वापस से कंसिस्टेंट नहीं हो आप, ठीक है। पर यहाँ पॉलिसी नहीं बदली है, यहाँ एस्टिमेट्स बदले हैं। देखो मैं प्रोविजन तो बना ही रहा हूँ ना, मेरा इन्वेंट्री है, मैं उसका प्रोविजन बना रहा हूँ कि भाई इसमें से कुछ इन्वेंट्री नॉन मूविंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बस पहले मैं क्या करता था, 12 महीने का अनुमान लेता था, इस बार एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला दिया, तो यहाँ एस्टिमेट्स बदले। अब पॉलिसी और एस्टिमेट्स के बदलाव को क्या बोलते हैं वो यहाँ डिस्कस करके मतलब नहीं है, जब AS5 पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ कंसिस्टेंसी हैम्पर हुई, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे मैं आंसर दूंगा कि भाई कंसिस्टेंसी हैम्पर हुई है, पहले पिछले 12 महीने के बेसिस पे करते थे, इस बार टेक्निकल वैल्यूएशन पे किया, उसके कारण प्रॉफिट इंपैक्ट क्या हुआ। वन लाख, अरे क्या बढ़ गया, गिर गया, बढ़ गया। पहले तो 12 महीने के बेसिस पे करते थे, अब टेक्निकल वैल्यूएशन है, एक्सपेंस है ना, 3.5 से 2.5 आपने 1 लाख से बढ़ा दिया, समझ गए, बढ़ा दिया। पहले 3.5 लाख का प्रोविजन करते थे, अब इस बार 2.5 लाख का ही कर रहे हो। अरे एक्सपेंस कम कर दिया ना आपने, इनकम थोड़ी हो। 3.5 से 2.5 एक्सपेंस कम कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि गिरेगा, अपने को तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताना ना, ठीक है। बढ़े, अगला देखो, जगन्नाथ लिमिटेड मेड राइट्स इशू इन 2017 इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स इट हैज प्रोजेक्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 40 करोड़। तो इस बार राइट इशू करना था, तो राइट इशू के लिए क्या होता है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि भाई ये राइट इशू हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें हमने लिखा कि 40 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड हितरटू फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रेजेंटेड फॉर पेरुसल टू बोर्ड शोड अ डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। अब यहाँ दिक्कत होगी, एक्चुअल पोजीशन में 10 करोड़ का नुकसान दिख रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे टेंशन आ गया, शेयर होल्डर को क्या मतलब क्या मुंह से जाओगे आप शेयर होल्डर के सामने, यार उसको तो 40 करोड़ का प्रॉफिट वादा किए थे, 10 करोड़ का नुकसान हो गया। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद एमडी डिसाइडेड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला चलो अपन एक काम करते हैं, प्रॉफिट्स को करते हैं मैनिपुलेट। कैसे करेंगे, पॉलिसीज बदल दो या एस्टिमेट्स बदल दो, जो भी है, उन्होंने उसका डेटा दिया आपको। पहला, वैल्यूएशन ऑफ ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। अब ये तो आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा है ना, आज तक क्या करते थे, आज तक वैल्यूएशन करते थे प्राइम कॉस्ट पे, अरे इंस्टेड ऑफ वैल्यू एट वर्क्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट, आज तक प्राइम कॉस्ट पे करते थे, अब बोले यार इस बार से वर्क्स कॉस्ट पे करेंगे। क्या हो गया उसके कारण, प्रॉफिट कितने से, 20 करोड़ से, बराबर। ये बताओगे, बढ़े आगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस on account of substantial addition in gross block during the year instead of reducing balance method, SLM पे शिफ्ट हो गए। As a consequence, depreciation of 27 crore is lower than the amount of 45 crore. बोलो impact। ₹18 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़े। देखो आप आंसर कभी भी प्रॉफिट के पॉइंट से देना है, ये मत लिखना एक्सपेंस कम हो गया, आपको प्रॉफिट का आंसर देना है। आपने क्या किया, आपने एक पॉलिसी बदली, उसके कारण प्रॉफिट, इसीलिए तो आपने को ये नहीं बताना कि एक्सपेंस कम हो रहा है, आपने को क्या बोलना है, इसके कारण प्रॉफिट बढ़ गया, यानी मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स के कारण प्रॉफिट बढ़ा ना, ऐसा बताना है आपने को। नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड,
Till date, provision of 2% of sale was made under the concept of matching cost against revenue. An actual expense used to be charged against the provision. The board now decided to account for the expense as and when actually incurred. आज तक क्या करते थे, वारंटी का प्रोविजन बनाते थे 2%. इस बार बोला एक्चुअली खर्चा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. टर्नओवर 600 करोड़ है. बताओ इसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ. देखो आज तक क्या करते थे, प्रोविजन बनाते थे सेल के अगेंस्ट कि भाई इतना वारंटी का खर्चा आ सकता है 2%. इस बार क्या किया, एक्चुअली जो खर्चा लगेगा उसके ऊपर शिफ्ट हो गए, प्रोविजन नहीं बनाएंगे, जो एक्चुअल खर्चा लगेगा वो एक्सपेंस करेंगे. इसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ, टर्नओवर 600 करोड़ है. बारह करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है. प्रोवाइड परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which fall has taken place during the past 5 years, provision being 10 crore. फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन करने के लिए बोला है 10 करोड़ रुपए. क्या होगा इसका, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बताओ. इन्वेस्टमेंट चैप्टर याद है, आप वैल्यू ईयर एंड पे आप जब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करते थे और अगर मार्केट वैल्यू गिर गई है तो क्या करते थे, कुछ याद नहीं है. 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट थे, मार्केट में बेचने गए तो 9 करोड़ में ही बिकेंगे, लॉस बुक करते थे. यहाँ भी कहानी वही है, परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, 10 करोड़ का लॉस हुआ ना यहाँ पे, समझे ना, प्रॉफिट कम हुआ ना, पॉइंट समझे. अब उसकी इच्छा, आपने को क्या करना है, क्वेश्चन में उसने बोल दिया कम करना है तो अपने कम कर देंगे, अपन तो इम्पैक्ट बताएंगे ना. हाँ तो उसने ओवरऑल उसका प्रॉफिट शायद 40 करोड़ पे आ गया होगा, देख लो. 20 फिर 18, पहला 20 था, दूसरा 18 था, तीसरा 12 था, 50 हो गया यहाँ तक के, -10 40 हो गया. आ रहा है, उसको 40 करोड़ दिखाना था, दिखा दिया उसने. अब उसका लुकआउट है, अपने को क्या करना है, क्या किया क्या नहीं किया उसने. नहीं आंसर 40 नहीं दिया है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना, हर पॉइंट का प्रॉफिट इंपैक्ट बता दिया हो, तो मैंने आपको बताया 40, आपको उससे क्या करना. बड़ी अगला देखो. XYZ company engaged in the business of financial services undergoing tight liquidity position since most of the assets are blocked in various claims petitions in special court. ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इनके जो भी एसेट्स है वो कोई ना कोई कोर्ट केस में ब्लॉक्ड है. जैसे कि इनके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगे, किसी ने कोर्ट केस कर दिया उनके ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे हैं, लाइबिलिटी होल्डर ने किया होगा, तो अब ये लोग इन्वेस्टमेंट बेच नहीं सकते, कोर्ट में केस हो गया. तो ऐसे ही हर एसेट के ऊपर कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोई भी एसेट बेच नहीं पा रहे, अब उसके कारण क्या हुआ, आपका कैश क्रंच आ गया ना, अटक गए आप, सारे के सारे एसेट ब्लॉक हो गए. XYZ has accepted इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, यानी लोन लिया है दूसरों से. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना यानी कि लोन लेना. ठीक है, दूसरे लोगों से, कॉर्पोरेट्स से लोन लेना. ठीक है. एंड इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यूज. देयर आर क्लेम्स ऑफ वेरिड इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडर्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ICD टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. ठीक है, देयर आर वेरियस क्लेम्स फ्रॉम लेंडर. हम लोग कोशिश कर रहे हैं पैसा लौटाने की, यानी कि ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे क्लेम आ गए कि आपने जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट ऑफ ICD, यानी ड्यू डेट ऑफ ICD यानी ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ICD से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक का इंटरेस्ट का क्लेम. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसको समझाता हूं. कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट as per the terms of contract till the due date and note for non-provision of interest from due date to repayment on account of uncertainty regarding the determination of amount and in absence of specific legal obligation. Company considers that the claim are in the nature of claims not acknowledged as debt. वो पूरी लाइन का मतलब समझो. हुआ क्या, जैसे कि सपोज करो आपने मुझसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लिया है, अब इसकी ड्यू डेट थी लेट से 31 मार्च, तो 31 मार्च को आपने मेरे को सपोज करो पेमेंट नहीं किया. अब हुआ क्या, ये एक्सटेंड हुआ,
अब एक्सटेंड हुआ, आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ जल्दी से जल्दी पेमेंट दे दोगे, तो आपने एक्सटेंड कर दिया 31 अक्टूबर तक, 6 महीने। अब मैंने आपको कहा कि ठीक है आप पैसे तो लौटा रहे हो, ये 6 महीने का भी ब्याज दो। 31 मार्च वैसे तो ड्यू डेट थी, अब आप 31 अक्टूबर को दे रहे हो तो वो 6 महीने का भी ब्याज दो। आपने मना कर दिया। बोले नहीं। बोला क्यों? अरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है ना कि आप, मैंने आपको लोन कितने समय तक का दिया है, 31 मार्च तक का दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी कब तक का दिया है, 31 मार्च तक का दिया है। 31 मार्च के आगे का तो लिखा ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। बोले काय को दूं? बराबर है ना, आपने मना कर दिया। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं होता, जब आप या तो आप पैसे लौटाओ फिर 31 मार्च को, नहीं लौटा है तो अब ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मैं चला गया कोर्ट में, एसेट हो गया ब्लॉक। पॉइंट क्लियर है? तो अब आपने जो प्रोविजन करके रखा है इंटरेस्ट का, वो आपने सिर्फ 31 मार्च तक के करके रखा अपने बुक्स में, और आपने नीचे नोट्स में बता दिया कि हम 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी तक के डेट एक्नॉलेज नहीं हुआ है। कोर्ट केस हारेंगे तो दे करेंगे ना प्रोविजन, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इज योर ट्रीटमेंट करेक्ट और नॉट? सवाल ये, बोलो। क्या मैंने इंटरेस्ट 31 अक्टूबर तक का प्रोविजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो। करना चाहिए, ठीक है ना, प्रोविजन है। कॉन्सेप्ट कौन सा उठाया? 6 में से कौन सा कॉन्सेप्ट लिख के आओगे यहाँ पे एग्जाम में? प्रूडेंस, एंटिसिपेटेड लॉस। समझ में? तो प्रोविजन होगा यहाँ पे। बड़े चलो।